This is Suman Chaudhary, and as you know, we are discussing our fifth chapter, Principles of Inheritance and Variations. In previous lecture, we have discussed about the terminology of this chapter, and today we are discuss about the मेंडल्स. जो भी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, जो भी काम किए, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एंड ऑल, हु वाज मेंडल? सो मेंडल वाज अ ऑस्ट्रियन. ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे 22 जुलाई इन 1822 और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1884. सो एज वी नो, जो हमारे मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. लेकिन क्यों जानते हैं? ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हमें वो प्रूव भी करनी है कि व्हाई वी आर सेइंग दिस. सो व्हाई वी आर सेइंग द मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज he was first to demonstrate the mechanism of transmission of characters from one generation to other. कहने का मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ये बातें तो पहले भी जानते थे लोग, क्योंकि जो फिजिकल अपीयरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये उन पेरेंट्स के बच्चे हैं या ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, बट ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टोल्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. इसीलिए हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. अगली बात जो इन्होंने बोली वो ये थी, ही ऑल्सो गिव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. यानी उन्होंने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करी, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनीज. तो उन्होंने जो भी बात कही, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स. वो एक फाउंडेशन की तरह हम आज भी उसको पढ़ रहे हैं. इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, इनके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं. और वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो मेंडल के थ्रू ही दी गई थी. सो दैट वाज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूट फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट बात थी, ही कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट फॉर 7 to 8 years. जो उन्होंने ऐसा नहीं था कि 1 या 2 जनरेशन में या 1-2 साल तक ही एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए. ही जस्ट गिव सो मच टाइम ऑफ हिज लाइफ ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पाइसम सटाइवम. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, विच प्लांट वॉज चूजन बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड वाई. यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट को यूज किया और क्यों किया. तो उन्होंने अभी बता देते कौन सा किया. वो था पी प्लांट, जिसका कि बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम. और क्यों किया उसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर में जरूर बात करेंगे. और 7 to 8 years तक उन्होंने उस पर काम किया था. मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी किताबों में कई सारी बातें लिखी हैं, लेकिन हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे और उनके जो फादर थे वो एक फार्मर थे. 22 जुलाई 1822 में उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ. एंड हिज फादर वॉज फार्मर. सो प्लांट के लिए उनका अट्रैक्शन शुरू से ही था. एंड ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विद बॉटनी एंड फिजिक्स. बेसिकली वो जो समाज शास्त्र है, जो फिजियोलॉजी है, इन सब चीज़ों के बारे में बातें किया करते थे. लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक मोनेस्ट्री में पादरी बने, फादर जिसको कहते हैं. और वो जो चर्च था जिसमें वो काम करते थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकयार्ड था जिसमें कि उन्होंने अपने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और कई सालों तक किए. जब तक कि उनको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल गया तब तक वो अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर करते रहे. नेक्स्ट बात है, ही कैरीड आउट सेवरल इनब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज इनब्रीडिंग एंड व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग? इनब्रीडिंग माने वेरी क्लोजली रिलेटिव्स, और क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब जो कि क्लोज रिलेटिव्स नहीं है. यहाँ पर जैसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में इन चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में.
यानी कि जो पी प्लांट थे उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही एक आध प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा या बहुत क्लोज वालों पे नहीं करा, बहुत दूर वालों पे करा। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो इन ब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग दोनों तरह से करे थे। रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड इन नेचर ऑफ शेंडर वेरिन, यानी उनकी जो एक्सपेरिमेंट थे वो इस नाम के जो एक जर्नल था उसमें पब्लिश्ड हुए थे, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी नहीं पूछा जाता है, बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेंडल के बारे में, दैट्स व्हाई जस्ट कंटिन्यू विद दिस। टाइटल ऑफ जर्नल, सो बेसिकली व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज जस्ट लाइक द एक बुक पब्लिश हो रही है, बुक भी नहीं कहेंगे, जैसे हम लोगों ने चाचा चौधरी की कॉमिक पढ़ी है ना, उनमें एक कैरेक्टर को ले लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं, तो जर्नल इज जस्ट लाइक दैट। उस समय पे जर्नल वगैरह ही ज़्यादा चलते थे क्योंकि कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मीडियम उस समय पे नहीं थे, तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जर्नल्स वगैरह का ही यूज़ होता था। जो टाइटल था उस जर्नल का वो था वर्च्यू वेर फ्लैजिन हाइब्रिड, बहुत टिपिकल सा नेम है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। जर्नल पब्लिश बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, यानी कि जो जर्नल पब्लिश्ड हुआ था वो ब्रूनो नाम की एक जगह थी, वहां पे पब्लिश्ड हुआ था। द पेपर ऑफ मेंडल पब्लिश्ड इन द टाइटल एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो उनका टाइटल था वो इस नाम से उन्होंने अपना जो टॉपिक था वो पब्लिश्ड किया। आफ्टर 16 ईयर ऑफ हिज डेथ इन 19th century his postulate rediscovered। अनफॉर्चुनेटली मेंडल जेनेटिक्स ऑफ फादर कहे जाते हैं, उन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली, इसको हम अनफॉर्चुनेटली ही बोलेंगे कि उनके जीते जी उनके काम को कभी कोई सराहना नहीं मिली और उनका जो काम था वो अनएक्सेप्टेड था बाय द पीपल और बाय द साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। क्यों था ऐसा, क्यों उनके काम को एक्सेप्टेड नहीं किया गया, इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे आगे अपने लेक्चर में। सो ही सिलेक्टेड पी प्लांट ड्यू टू सम रीजंस। फर्स्ट, इट इज अ एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि एक एनुअल प्लांट है, साल भर में एक बार उगता है और इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। क्यों? अगर लाइफ स्पैन बड़ा होगा, सपोज वो किसी एक ऐसे एनिमल या प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते हु हैज लॉन्ग लाइफ स्पैन, इट मीन 70 years, 80 years, 40 years, इट मीन दैट टाइम वॉज टू मच फॉर द एक्सपेरिमेंट, इतने में तो एक इंसान की लाइफ खत्म हो सकती है। सो ही चूज द शॉर्ट लाइफ स्पैन प्लांट और पी प्लांट उसके लिए अप्रोप्रिएट था। सेकेंड रीजन वॉज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेक स्टडी वेरी इजी, यानी कि पी प्लांट के अंदर पहले जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे वो 34 कैरेक्टर्स लिए थे, जो बहुत ज़्यादा हो गए, फिर उन्होंने उनको 24 किया, देन बाद में वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर आकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा किया। यानी पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि एक्सपेरिमेंट की स्टडी को इजी बनाते थे, क्योंकि उससे हमारे पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब पी प्लांट के अंदर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिससे कि हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्लांट्स प्राप्त होते हैं। वहाँ पर हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है ये मैंने आपको अपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत डिटेल में समझाया था, अभी हल्का सा बता देती हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, या पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी इस तरह से हमने पढ़ा था, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट और यहाँ से एंथर लगे हुए थे इस तरह से, एंथर इज द मेल पार्ट। अब इनके जो पॉलिन ग्रेन है यहाँ पर, वो इसी प्लांट के सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब द पॉलिन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट फ्लावर्स और इन सेम फ्लावर, जब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स या एक ही फ्लावर
आपस में पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर करता है तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस हमारा जो पी प्लांट था उसमें बहुत इजीली और नेचुरली होती थी, जिससे कि हमको ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्लांट मिलते थे। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग लाइन मीन्स कि हमने एक प्लांट ये लिया, एक प्लांट ये लिया, इसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इसके बाद जो प्लांट मिला फिर हमने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया। कहने का मतलब यहाँ पर किसी दूसरे प्लांट का पॉलिन ग्रेन्स आ ही नहीं रहे, तो इसी के कैरेक्टर बार बार रिपीट होंगे, जिससे कि हमको प्योर ब्रीड्स मिलेंगे। इनको हम प्योर ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स पर किए थे। कहने का मतलब इसी प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो नेचुरली हो ही रहा है, हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं आर्टिफिशियली। वो कैसे करवाएंगे? जब हम सेम डायग्राम, ये थोड़ा सा समझने के लिए हमको थोड़ी टर्म पता होनी चाहिए। अब क्या होगा, अगर हम इस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम यहाँ से इन एंथर्स को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस प्लांट के जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो इसी स्टिग्मा पर आ जाएंगे, तो हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिलेंगी। लेकिन हम यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं बच्चों, तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है एमास्कुलेशन। एमास्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर और रिमूवल ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, यानी हम यहाँ से इनको रिमूव कर लेंगे, कट कर देंगे। अब जब यहाँ पर हमारे स्टिग्मा नहीं, जब यहाँ पर हमारे एंथर नहीं है जिनसे कि पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का मतलब ही नहीं है। और अब हम क्या करेंगे कि जिस प्लांट के भी पॉलिन ग्रेन्स हम यहाँ स्टिग्मा पर जर्मिनेट कराना चाहते हैं, उनको हम अपने हाथ से यहाँ पे डालेंगे और उनको एक बैग के थ्रू कवर कर देंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने एमास्कुलेशन किया। व्हाट इज द मीन ऑफ एमास्कुलेशन? द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर फॉर प्रिवेंटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। एंड नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमने जो हमारी स्टिग्मा है उस पर अपने मन चाहे पॉलिन ग्रेन्स अपने हाथ से डाले और उसको हमने बैग कर दिया, कवर कर दिया बटर पेपर से या किसी पॉलिथीन पेपर से। क्यों? क्योंकि भाई हम जिस प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स इस पर डालना चाहते हैं उसी के डालें, ऐसा नहीं हो कि कोई और प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स आ जाएं, तो फिर हम जो रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों? नेक्स्ट है पी प्लांट कैन इजीली कल्टीवेटेड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पी प्लांट है वो कहीं भी ग्रो हो जाता है, कोई खास उसके लिए हमको ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सीड डाले, थोड़ा बहुत केयर करी, दैट्स इट। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ दैट Mendel select pea plant, that is here, because pea plant has 7 contrasting characters. जो pea plant है उसके अंदर 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जब से चैप्टर शुरू हुआ है आप सोच रहे होंगे मैम एक बात बोल रही हैं, कभी कैरेक्टर्स बोल देती हैं, कभी ट्रेट्स बोल देती हैं, तो भाई ये मसला क्या है, हम कैसे समझें कि ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर क्या है? तो देखो बच्चों, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मीन्स जैसे हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने बता दिया कैरेक्टर हो गया हमारा हाइट। ठीक है बच्चों,
हाइट हो गया। अब इसके दो ट्रेड्स हो सकते हैं, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। समझ में आई बात? यानी कैरेक्टर बड़ी यूनिट है और जो उसके फैक्टर हैं यानी उसके जो टाइप्स हैं टॉल ड्वार्फ, हम यहाँ पे कलर भी ले सकते हैं, फ्लावर का कलर ले सकते हैं, पॉट का कलर ले सकते हैं। वो ग्रीन हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है। समझे बच्चों? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप जिंदगी में कभी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी कैरेक्टर हमारी बड़ी यूनिट है और उसका जो टाइप है, जैसे सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट, देन हाइट कैन बी ऑफ टू टाइप, टॉल और ड्वार्फ. If we talk about the color of flower, color of seed, color of pod, it may be of green, yellow, or it may be in another colors. So character is the main unit और उसके जो types हो गए वो हो गए आपके traits. ये हो गए हमारे traits, ये है हमारे characters. तो characters main होते हैं और उनके जो types हो गए वो traits हो गए. Clear? So, हमारा जो पी प्लांट है इट हैज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और अब वो कौन कौन से हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हाइट, स्टेम हाइट या प्लांट की हाइट. यानी हम किसी प्लांट के पास बैठे हैं, हमने पी प्लांट देखा और हम घंटों बैठ के ये देख रहे हैं कि भाई ये टॉल है या ड्वार्फ है. नहीं, हमको वो क्लियर समझ में आएगा कि अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है तो वो टॉल होगा और अगर प्लांट की हाइट कम है तो वो ड्वार्फ यानी शॉर्ट होगा. क्लियर बच्चों? तो कहने का मतलब कैरेक्टर क्या है, स्टेम हाइट या फिर प्लांट हाइट और उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन से हो गए, टॉल और ड्वार्फ. ठीक. नेक्स्ट फ्लावर कलर, पी प्लांट की बात कर रहे हैं हम. अच्छा एक बात और बता दूं कि जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टर्स और ट्रेड्स हैं, इनमें डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं. तो क्योंकि हमने कल बात करी है डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं या रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं, कल हमने इनके बारे में बात करी है. डोमिनेटिंग ट्रेड्स का मतलब दोज ट्रेड्स विच आर विजिबल इन अ पर्टिकुलर जनरेशन. सपोज हम इस जनरेशन की बात कर रहे हैं F1 के बाद F2, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर हाइट का विजिबल है, यानी स्मॉल है, ड्वार्फ है या फिर टॉल है, तो वो डोमिनेटिंग और रिसेसिव ट्रेड्स हो जाएंगे. डोमिनेटिंग ट्रेड्स को हमेशा हम कैपिटल टी से लिखते हैं और रिसेसिव को हमेशा हम स्मॉल टी से. यानी कि ये तो हाइट की बात है इसलिए मैंने यहाँ पर्टिकुलर मेंशन कर दिया. यहाँ पर हम और कुछ भी ले सकते थे, रिंकल या राउंड की भी बात कर सकते थे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. कहने का मतलब dominating traits are always represented or written by the capital letters and the recessive traits are always written with the small letters. ठीक. दूसरी बात, जो dominating traits हैं हमेशा उसको पहले लिखा जाता है और जो recessive है उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है. ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि आगे चलकर जब हम क्रॉस पढ़ेंगे तो वहां पर हमें ट्रेट्स लिखने आने चाहिए. जीनोटाइप और फिनोटाइप जब पूछा जाएगा कि ये क्रॉस करवाया हमने और इसका इससे कराया, ये यही मिलेगा. लेकिन नेक्स्ट में जब हमने क्रॉस कराया इसका इसका कराया तो भाई स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये गलत है. कैपिटल टी और स्मॉल टी ही लिखा जाएगा. ये हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस. नेक्स्ट है बच्चों फ्लावर पोजीशन. फ्लावर पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे जो प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं वो किस जगह लगे हैं, वो एक्साइल है या टर्मिनल है. तो एक्साइल फ्लावर पहचानना बहुत आसान है, यानी कि जब फ्लावर बीच में लगे, टिप पर ना हो, यानी ब्रांचेस के इस तरह से लगे हों, टिप पर ना लगे हों. और टर्मिनल का मतलब जब फ्लावर टिप पे हो तो वो टर्मिनल होते हैं. पहचानना बहुत इजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. एक्साइल फ्लावर की पोजीशन डोमिनेटिंग कैरेक्टर है जबकि टर्मिनल रिसेसिव है. फ्लावर की बात कर ली, वॉयलेट और वाइट.
यानी फ्लावर का कलर ऑब्वियसली सी बात है आप देखकर पहचान जाओगे कि भाई वो किस कलर का है, वायलेट है कि वाइट है। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारा वायलेट कैरेक्टर है फ्लावर का, सॉरी ट्रेट है, वो डोमिनेटिंग है और वाइट रिसेसिव है। अगला है हमारा पॉड शेप। पॉड इज व्हाट? पॉड इज फली। आपने मटर देखा है ना, मटर की जिसमें दाने अंदर लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉड। अब वो इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है? तो इन्फ्लेटेड का मतलब फुल, यानी सपोज करो ये एक मटर की फली है और इसके अंदर दाने इस तरह से लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कहीं पर भी वो मुरझाई हुई है, दबी हुई नहीं है, फुल है, कंप्लीट है। लेकिन कंस्ट्रिक्टेड का मतलब अगर वो इस तरह से है तो उसको हम कहेंगे कंस्ट्रिक्टेड, ठीक। यानी इन्फ्लेटेड, फुल, कंप्लीट लाइक दिस, एंड कंस्ट्रिक्टेड का मतलब कि उस पर इस तरह से धारियां हों। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ pod shape, but the traits are inflated and constricted. First one is the dominating character and second one which is constricted, it is recessive. Next है pod color, जो फली का कलर है वो कैसा है? हमारे इंडिया में हमने ग्रीन ही फली की देखी है ज़्यादातर, और जो रिसेसिव है वो येलो है। सेकंड, सीड शेप, कोई ऐसी बात नहीं है। सीड शेप कैसी? यानी कि अगर वो राउंड है तो लाइक दिस, अगर वो रिंकल्ड है तो इस तरह से। रिंकल्ड मतलब उस पर झुर्रियां हैं, धारियां हैं। नेक्स्ट है सीड कलर, येलो एंड ग्रीन। हमारे इंडिया में येलो सीड पाए जाते हैं, ग्रीन नहीं, और येलो डोमिनेटिंग है और जो आपके ग्रीन है वो रिसेसिव है। अदर कंट्रीज में जो हमारे सीड कलर हैं पी के, वो ग्रीन भी मिलते हैं। बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेक्सचर ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब इनको भाई याद कैसे करें? इनको याद ही पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो हम इनको याद कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सी बात है। हमने कोई प्लांट देखा तो उसकी हाइट के बारे में हमें अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले हमने कोई प्लांट देखा तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखती है उसकी हाइट, ये टॉल है या ये ड्वार्फ है। इसके बाद हम और पास गए, थोड़ा जाके उसके देखा, उसमें फ्लावर लगे हुए हैं। भाई फ्लावर कैसे हैं? या तो वायलेट है या तो वाइट है, इजीली हमको याद हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन, अब भाई पास जाके देखा, कलर तो दूर से ही दिख गया, लेकिन जब हमने पास जाके देखा कि फ्लावर यहाँ लगे हैं या यहाँ लगे हैं, वेरी इजी। पॉड शेप, जब हम और पास गए और हमने उसके फ्रूट को देखा, अगर फ्रूट ऐसे है तो वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा, और अगर इस तरह से है तो वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बहुत इजीली। नेक्स्ट पॉड कलर, बाहर से ही देखने से हमको पता चल जाएगा भाई हमने ये किस कलर का फ्रूट देखा है, वेरी इजी टू रिमेम्बर। सीड शेप, भाई फ्लावर जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर सीड्स होते हैं। अब वो कैसे हैं, राउंड है या रिंकल है? अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। और सीड का कलर भी आपको जब आप उसको खोल कर देखेंगे फली को, पॉड को, तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो नाउ वी कैन से वेरी इजीली these are the 7 contrasting characters. Because of that Mendel chosen the pea plant for his experiments and 7 to 8 years he experiment on this plant. और हर एक चीज को बड़ी बारीकी से उन्होंने नोट किया और उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज बच्चों हमने मेंडल की लाइफ के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ पैदा हुए, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में पी प्लांट को सिलेक्ट किया एंड व्हाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल के सक्सेस और उसके जो काम को अननोटिस्ड किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।